आधी रात का समय था। कुछ घंटे पहले 7 फेरे लेकर विनोद की अर्धांगिनी बनी रक्षिता लाल गुलाबों से सजी सेज पर बैठी आने वाले जीवन के सपनों में गुम थी। रक्षिता ने अपने लाल दुपट्टे से लंबा घूंघट निकाला हुआ था। कमरे में जल रही खूबसूरत सी लाइट कैंडल की मध्यम रोशनी में राजमहल की तरह सजा ये कमरा और भी खूबसूरत लग रहा था। अचानक ही एक तेज हवा का झोंका आता है और कमरे में जल रही कैंडल को बुझा देता है और उसी के साथ अभी तक भीनी भीनी भनक से सुगंधित कमरा अचानक ही गंदी बदबू से भर जाता है। ये क्या हुआ? ये हवा कहाँ से आई? मैंने तो कमरे की खिड़की दरवाजे सब बंद किए थे, ऊपर से ये बदबू। छी! रक्षिता अभी सोच ही रही थी कि अचानक तेज आवाज के साथ खिड़की और दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे रक्षिता बुरी तरह चौंक जाती है। रक्षिता जाकर सभी खिड़की दरवाजे बंद करती है। जैसे ही वो अपने बिस्तर तक आने के लिए मुड़ती है, उसे अपनी कमर पर किसी का स्पर्श महसूस होता है और अगले ही पल उसे वहां तेज जलन महसूस होने लगती है। ये कैसी जलन है? रक्षिता अपना दुपट्टा हटाकर देखती है तो उसकी कमर पर एक हाथ का निशान छपा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता था किसी ने गर्म सलाखों से उसे दाग दिया हो। रक्षिता दर्द से छटपटा रही थी। तभी एक बार फिर से दरवाजा खुल जाता है और हवा के तेज झोंकों के साथ सामने उसका पति विनोद खड़ा हुआ नजर आता है। विनोद की आंखें सुर्ख लाल नजर आ रही थी और वो लड़खड़ाते हुए कमरे के अंदर आ रहा था। रक्षिता के नजदीक पहुंचकर वो शैतानी मुस्कान चेहरे पर रखकर उसकी ओर देखता है और उसकी कमर पर उसी जगह हाथ रख देता है जहां जख्म बना था। विनोद उसे उठाकर बिस्तर पर पटक देता है और किसी भूखे शेर की तरह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? इतने बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हो? विनोद, ऐसा जानवरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो मेरे साथ? रक्षिता विनोद के इस बदले हुए व्यवहार से काफी डरी हुई थी। अचानक ही विनोद झपटा मारकर उसका दुपट्टा खींच लेता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे रक्षिता पहले से भी ज्यादा घबरा जाती है और अगले कुछ पलों में कमरे का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। कमरे के दरवाजे से रक्षिता की दर्द भरी चीखें पूरे गांव में सुनाई दे रही थी, जिससे घबराकर लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। जब तक गांव के लोग रक्षिता के कमरे में पहुंचे, उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। रक्षिता का शरीर पूरी तरह से जला हुआ और उसकी लाश दुपट्टे के सहारे छत से लटकी हुई दिखाई दे रही थी। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ। कुछ ही देर में रक्षिता का पति विनोद भी दौड़ते हुए रक्षिता के कमरे में पहुंचता है, जहां पर उसकी पत्नी की लाश लटकी हुई थी। रक्षिता की ऐसी हालत देख विनोद चीख चीख कर रोने लगता है। एक बात बताओ विनोद, आधी रात को अपनी नई नवेली दुल्हन को कमरे में छोड़कर कहाँ थे तुम? और ऐसे कैसे तुम्हारे घर में घुसकर कोई तुम्हारी पत्नी को मार गया? मुझे नहीं पता बिरला भैया, मैं नहीं जानता क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी खुश थी वो। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, सबकी सहमति से हमारी शादी हुई थी और शादी के कुछ देर बाद ही मेरी रक्षिता। इतना कहकर विनोद बुरी तरह से रोने लगा। अरे लेकिन ये बताओ तुम थे कहाँ? वो नई शादी है ना, तो मेरे दोस्त मुझे पिलाने के लिए जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। वहां मैंने अपने दोस्तों के साथ 2-3 पैग लगाए। मैं बस वहां से निकलने ही वाला था कि मुझे रक्षिता की चीखें सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मैं दौड़ता हुआ यहाँ पहुंचा, लेकिन मेरे यहाँ आने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। विनोद रोता ही जा रहा था। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने और क्यों किया। इस घटना को बीते मुश्किल से 1 महीना का समय बीता था। आज इसी गांव में रहने वाले भुवन और चंदा का ब्याह होना तय हुआ था।
पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ उन दोनों के पानी ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था। पंडित जी अग्नि के सामने बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। भुवन और चंदा हाथ जोड़कर उन मंत्रों को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 जन्मों तक का साथ देने का वचन दे रहे थे। अचानक ही एक तेज हवा का झोंका आता है और हवन कुंड से आग की लपटें निकलकर चंदा की साड़ी में लग जाती है और देखते ही देखते उसकी साड़ी धूं धूं कर जलने लगती है। फेरों के समय अचानक साड़ी के आग पकड़ लेने के कारण चंदा बुरी तरह से घबरा जाती है और चिल्लाते हुए वहीं सबके सामने साड़ी को उतार कर फेंक देती है। भुवन को भी कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए वो पास में पड़ी पानी की बाल्टी को उठाकर पानी चंदा की ओर उछालता है, जिसमें हवन की अग्नि भी बुझ जाती है। कुछ देर की अफरा तफरी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। पंडित जी, फेरे करवाइए ना। अग्नि को दोबारा नहीं जला सकते। विवाह के लिए जलाई गई अग्नि का बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है, किंतु हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों का आने वाला जीवन मंगलमय हो। किंतु ये सब घटनाएं देखकर मेरा मन आशंकाओं से भर गया है। फेरों को छोड़िए और आप अपनी पत्नी को सिंदूर लगाइए और 7 जन्मों के साथ का वादा करें। भुवन सिंदूर की डिब्बी खोलकर जैसे ही चंदा की मांग में सिंदूर लगाता है, चंदा की मांग में काला सिंदूर देख सभी के होश उड़ जाते हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कोई काली छाया हमारी शादी पर पड़ गई है। अपने मन में कोई गलत बात मत ला चंदा, शायद आज का मुहूर्त ही ठीक नहीं है। कोई बात नहीं पंडित जी, कोई और शुभ मुहूर्त निकाल कर बता देना, हम किसी और दिन पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे। नहीं, किसी और दिन नहीं, शादी तो आज ही होगी। आज आग के कारण मैंने मंडप में ही अपनी साड़ी उतार फेंकी। पूरे गांव के सामने तमाशा बन गया मेरा। अगर तुम भी शादी से पीछे हट गए तो मेरा क्या होगा? चंदा की मानसिक हालत को देखकर भुवन शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। शादी के बाद देर रात गए चंदा अपने कमरे में भुवन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी रात बीत जाने के बाद भी जब भुवन नहीं लौटा तो चंदा परेशान हो गई। ये भुवन पता नहीं कहाँ रह गया। इस भारी भरकम शादी के जोड़े में तो जैसे सांस ही नहीं आ रही है। नाइट सूट पहन लेती हूँ, अब इस शादी के जोड़े में और देर नहीं बैठ सकती। चंदा कपड़े बदलकर आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवारने लगती है। तभी भुवन उसके कमरे में आ जाता है और चंदा के पास आकर उसे पीछे से ही गले लगा लेता है। चंदा की नजर जैसे ही आईने की ओर जाती है, उसके मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। सामने आईने में उसके अक्स के पीछे दिखाई दे रहा अक्स उसके पति भुवन का नहीं, बल्कि किसी डरावने चेहरे वाले दानव का था, जिसका आधा चेहरा मानो आग से झुलसा हुआ था और चेहरे का मांस जलकर लटक रहा था। आईने में उस डरावनी छाया को देख चंदा भुवन को जोरदार धक्का मारती है और कमरे के दरवाजे की ओर दौड़ने लगती है। अचानक ही कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो जाता है और एक अदृश्य शक्ति चंदा के पैर पकड़कर उसे घसीटकर बिस्तर पर ले जाकर पटक देती है। अगले कुछ ही मिनट में भुवन का पूरा घर चंदा की दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखों से गूंज उठता है। भुवन चंदा का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह भुवन दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर जाता है तो चंदा का बुरी तरह से जला हुआ शरीर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। हर किसी की जुबान पर अब यही घटना चढ़ी हुई थी। भैया, हम लोग बेकार ही उस विनोद पर शक कर रहे थे कि उसने ही अपनी पत्नी को मारा है, जबकि चंदा की मौत के बाद ये साफ हो गया कि ये सब किसी इंसान का नहीं, किसी ऊपरी शक्ति का काम है। चंदा और रक्षिता की मौत के बाद ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ने लगा, जिससे गांव में अब लोग शादी के नाम से भी घबराने लगे थे। दूसरी ओर
मुझे यहाँ मुंबई में बेगाने लोगों के बीच में शादी नहीं करनी। शादी तो मैं अपने गांव जाकर रीति रिवाज के साथ ही करूंगी। नील बार बार आकांक्षा को समझा रहा था कि गांव में हो रही दुल्हनों की मौत से उसके परिवार वाले बहुत डरे हुए हैं। इसलिए वो चाहते थे कि नील और आकांक्षा शहर में ही शादी कर ले, लेकिन आकांक्षा की जिद के आगे नील हार मान लेता है। देखिए, पिछले कुछ महीनों में गांव में 1-2 नहीं, पूरी 5 दुल्हनों की मौत हुई है। मेरी विद्या कहती है ये कोई अतृप्त आत्मा है जो नई दुल्हनों की जान ले रही है। पंडित जी, बच्चे शहर में रहकर आए हैं। भूत प्रेत शगुन अपशगुन जैसी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करूं समझ नहीं आता। शादी तो ये दोनों करके ही रहेंगे। बस एक विनती है, आप कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए ना कि मेरा बेटा बहुत सुरक्षित रह सके। पक्के तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गांव में जो भी घटनाएं हुई हैं उसे देखकर यही समझ में आता है कि वो जो कोई भी है अकेले में ही वार करता है। इसलिए सबसे पहली बात, चाहे जो भी हो जाए, आकांक्षा को अकेले मत छोड़ना। शादीशुदा औरत की ताकत उसका पति होता है। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र को पढ़कर अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में पकड़े रहना। ईश्वर की कृपा हुई तो कोई भी बुरी शक्ति आपको अलग नहीं कर सकेगी। पंडित जी के बताए अनुसार मंत्र जाप करके दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और इसी तरह पूरी शादी संपन्न हो जाती है। शादी के बाद नील और आकांक्षा अपने कमरे में पहुंच गए थे। देखा तुमने, कोई गड़बड़ नहीं हुई। अरे जरूर कोई सीरियल किलर है जो भूत प्रेत का नाटक करके गांव के लोगों को पागल बना रहा है। मैं बता रही हूँ नील, ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। अच्छा, कब तक मेरा हाथ पकड़कर ऐसे ही बैठे रहोगे? कम ऑन, अब मेरा हाथ छोड़ भी दो, मुझे चेंज करना है, वॉशरूम भी जाना है। नहीं, आज रात को मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आज रात किसी तरह बीत गई तो खतरा बहुत हद तक टल जाएगा। और फिर वैसे भी हमें कौन सा गांव में रहना है, कल ही हम फिर से शहर के लिए निकल जाएंगे। गांव का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो है यहाँ जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महसूस हो रहा है। हद हो गई है नील, तुम गांव वालों की बातों में आ गए हो। आकांक्षा अभी नील से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे कमरे में सामने से नील आता हुआ दिखाई देता है। वही शेरवानी, वही चेहरा, जिसे देख आकांक्षा के माथे पर पसीना आने लगता है। अरे आकांक्षा, ये किसका हाथ पकड़कर बैठी हो तुम? मैं तो यहाँ हूँ, मेरे पास आओ। आकांक्षा, वो प्रेत मेरा वेश धरकर तुम्हें छलने आया है, उसकी बातों में मत आना। मैं ही तुम्हारा नील हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? देखो आकांक्षा, ये सब तुम्हारी नजर का धोखा है। अरे मैं ही तुम्हारा नील हूँ, ये प्रेत आत्मा मार डालेगी तुम्हें। मेरे पास आ जाओ आकांक्षा, याद है ना तुम्हें पंडित जी ने क्या कहा था? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम दोनों में से कौन असली है, कौन नकली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो मेरा हाथ। पागल मत बनो आकांक्षा, ये छलावा तुम्हें जानबूझकर भ्रमित कर रहा है ताकि तुम मेरा हाथ छोड़ दो और उसके बाद ये तुम्हें मार सके। याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था? उसने कहा था जब तक हम दोनों साथ हैं ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूं ना आकांक्षा, जल्दी मेरे पास आओ। तुम इसकी बात सुन भी क्यों रही हो? ठीक है, तुम असली नील हो ना, तो बताओ वो मंत्र जो पंडित जी ने मुझे पढ़ने के लिए कहा था। नील की बात सुनकर अचानक ही नील के वेश में खड़ा वो छलावा अपना रूप बदलने लगता है और एक डरावने रूप में उनके सामने आ जाता है। चला जा यहाँ से, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरी आकांक्षा की जान के पीछे पड़े हो? इस गांव की लड़कियों ने आखिर क्या बुरा किया था तुम्हारे साथ? मैं तो इतने सालों बाद इस गांव में लौटी हूँ, मेरी क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ? छोड़ दो मुझे, हम वैसे भी कल सुबह ही गांव छोड़कर जाने वाले हैं, हमें जाने दो। कल सुबह का सूरज देख पाओगी तब तो गांव छोड़कर जाओगी ना। तुम्हारी जैसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। नफरत है मुझे तुम्हारी जैसी दुल्हनों से, नफरत। कुछ साल पहले
मेरे कमरे में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे जैसी बेहुदी शक्ल वाले आदमी को अपना परमेश्वर मानकर पूजा करूंगी? खबरदार जो मेरे कमरे में पांव भी रखा। शायद इसकी मर्जी के बिना शादी हुई है, इसलिए घबरा रही है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में खुद नॉर्मल हो जाएगी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन वैशाली माधव को अपने आसपास भी नहीं फटकने देती थी। वो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी और पूरे गांव में सबके सामने उसका मजाक भी उड़ाया करती थी, जिसके कारण माधव मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। उस रोज माधव की शादी की सालगिरह थी। माधव ने अपनी जेब में रखे हुए पैसों से पत्नी के लिए एक गजरा खरीदा और उसे लेकर अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचकर जो उसने देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ थी और उसके कमरे से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। माधव ने कमरे में झांक कर देखा। वैशाली ने अपनी शादी का जोड़ा पहना हुआ था और वो गैर मर्द के साथ हाथों में हाथ डाले बैठी हुई थी। माधव ये मानसिक आघात सह नहीं सका और उसी दिन माधव ने अपनी जान देकर इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जीवन भर पत्नी से मिले तिरस्कार, अपमान और धोखे ने माधव को जीते जी तो अतृप्त रखा ही, मरने के बाद भी वह एक अतृप्त आत्मा बनकर गांव में भटकने लगा और जो भी नई शादीशुदा दुल्हन उसे दिखाई पड़ती, उसमें उसे उसकी पत्नी का धोखा और फरेब ही दिखाई देता, जिसके कारण वो हर दुल्हन को तड़पा कर मारने लगा। लेकिन उसकी आत्मा की अतृप्ति इतनी दुल्हनों की जान लेने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मरा था ना, वैसे ही तू भी मरेगी और तेरी तरह हर वो दुल्हन मरेगी जो ये लाल जोड़ा पहनेगी। देखो, हम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन इतना कह सकता हूं कि तुम गलत सोच रहे हो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मेरी पत्नी पर मुझे पूरा यकीन है और मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। जब तेरी पत्नी को छूकर मैं अपवित्र कर दूंगा, तब भी इतना प्यार कर पाएगा उसे? नहीं ना। प्यार तो मैं भी करता था वैशाली से, लेकिन उसे किसी और की बाहों में देखने से मुझे मर जाना बेहतर लगा। इतना कहकर उसने गुस्से से आकांक्षा की ओर देखा और देखते ही देखते उसके पैर किसी रबर की गुड़िया की तरह मुड़ने लगे। आकांक्षा की दर्द भरी चीखें सुनकर नील ने उसका हाथ और भी मजबूती से थाम लिया था। नील, ये तुम्हें मार डालेगा। तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हो। प्लीज नील, जाओ। नहीं आकांक्षा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। इतना कहकर नील एक बार फिर से पंडित जी का बताया हुआ मंत्र दोहराने लगता है। आकांक्षा भी रोते हुए नील के साथ साथ वही मंत्र दोहराने लगती है, जिसे सुनकर माधव की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है। माधव गुस्से में उन दोनों की ओर देखता है तो दोनों हवा में उड़कर दीवार से जा टकराते हैं, लेकिन अभी भी नील ने उसका हाथ थामा हुआ था। मंत्रों की ऊर्जा और नील आकांक्षा के प्यार के आगे माधव की हार हो जाती है और वो वहां से धुएं का बवंडर बनकर गायब हो जाता है। खतरा अभी टला नहीं है। मैं विशेष मंत्रों की सहायता से इस गांव की सीमा को बांध देता हूं। उसके बाद अगली अमावस्या तक मैं हवन करूंगा। तब तक कोई भी गांव छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। अमावस्या की रात। बाबा, मेरे ससुराल वाले मुझे मार डालेंगे। अभी इसी वक्त मुझे लेने आ जाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। तू चिंता मत कर बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं अभी आ रहा हूं। बेटे की आवाज सुनकर सुधीर अपनी मोटरसाइकिल लेकर गांव की सीमा से निकल जाता है। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और सुधीर के ऊपर जा गिरती है और उसी के साथ एक धुएंनुमा आकृति आकर सुधीर के पास खड़ी हो जाती है। क्या वाकई अंत हो गया इस गांव के श्राप का, या फिर वो लौट आया है? जानने के